दूसरा टॉपिक जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के सिलेबस में उग्रवाद और विकास के बाद दिया गया है वो है सुरक्षा चुनौतियों में राज्य गैर राज्य कारकों की भूमिका। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसको 4 हिस्सों में बांटकर जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य कारक किसे कहते हैं, गैर राज्य कारक किसे कहते हैं, ये क्यों सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न करते हैं, ये कैसे या किस प्रकार सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न करते हैं, और फिर इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। इन 5 हिस्सों में बांटकर या 4 हिस्सों में बांटकर इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये समझिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य कारकों की संज्ञा उन्हें दी जाती है जो एक संप्रभु राष्ट्र राज्य के रूप में देखे जा सकते हैं। संप्रभु राष्ट्र राज्य को आप सहज भाषा में, सरल भाषा में कह सकते हैं एक देश। जैसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड देश हैं, या कुछ देश ऐसे भी हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तो हर वह राष्ट्र जिसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश के रूप में पहचाना जाता है वो राज्य कारक कहलाता है। मेरे विचार से राज्य कारक बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है जो हम राज्य व्यवस्था में बात करते हैं। पहला, उसका भूभाग, क्षेत्र और सीमाएं। दूसरा, जनसंख्या, इसको आप पॉपुलेशन बोलते हैं, तो एक जगह होनी चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट, सरकार। और चौथा, वो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी सोवरेनिटी या संप्रभुता। सो इफ यू हैव दीज 4 थिंग्स तो आप ये कहेंगे कि वो राज्य कारक है। अब गैर राज्य कारक क्या है? तो वो सभी संस्थाएं, संगठन जो गैर सरकारी चरित्र को रखते हैं, सरकार से स्वतंत्र होकर काम करते हैं, सरकार से परे काम करते हैं, या जिनके कामकाज में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, उन्हें हम गैर राज्य कारक कहेंगे। यह जरूरी नहीं है कि हर गैर राज्य कारक राज्य कारक का विरोधी हो। ये गैर राज्य कारक दोनों भी हो सकते हैं। दे कैन बी सपोर्टर टू गवर्नमेंट, दे कैन बी अपोनेंट टू गवर्नमेंट। वो सरकार के समर्थक भी हो सकते हैं, वो सरकार के विरोधी भी हो सकते हैं। तो सच तो यह है कि एक शब्द आता है सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज, और हमें यह देखना चाहिए कि नागरिक समाज के अंतर्गत वो संस्थाएं आती हैं जो सरकार से स्वतंत्र रहकर सरकार की सहायता या सरकार का विरोध करती हैं। इसमें एनजीओज होते हैं, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वीओज होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके अंतर्गत हित समूह, दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, लाइक कृषक दबाव समूह, छात्र दबाव समूह, और भीम सेना, रणवीर सेना, बहुत सारे नामों को सुनते हैं। धार्मिक समूह, नृजातीय समूह। इसके अंतर्गत ताकतवर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आती हैं। और इसी के अंतर्गत हम उन आतंकी संगठनों को, प्रतिबंधित संगठनों को भी रख सकते हैं जो सरकार का विरोध औपचारिक तरीके से नहीं, गांधीवादी तरीके से नहीं, हिंसात्मक तरीके से कर रहे हैं। तो इसीलिए गैर राज्य कारक उन्हें कहा जाएगा जिनका चरित्र गैर सरकारी होगा, और गैर सरकारी चरित्र को रखते हुए जो सरकार का समर्थन या सरकार का विरोध करेंगे, जिसमें हमने कहा एनजीओज होंगे, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वीओज होंगे, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, ठीक, और आपके विभिन्न प्रकार के इथनिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, नृजातीय संस्थाएं होंगी, और इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, और जितने टेरर आउटफिट्स भी हमारे यहाँ देश दुनिया में मिलते हैं वो सब गैर राज्य कारकों के अंतर्गत माने जाएंगे। सो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि राज्य कारक क्या होते हैं और गैर राज्य कारक क्या होते हैं। अब यदि हम बात करें कि भाई ये क्यों सुरक्षा चिंताओं को लाते हैं, कि इनको समस्या क्या है, तो देखिए राज्य कारकों का मामला तो बहुत स्पष्ट है। कोई भी देश आपका दुश्मन 2 ही कारणों से होता है, एक ऐतिहासिक शत्रुता हो जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ है, या आर्थिक और सामरिक हितों को लेकर लड़ाई हो। आर्थिक हितों में भूभाग हो सकता है, संसाधन हो सकते हैं, नदियों का जल हो सकता है, ठीक, या सामरिक हितों में वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। दक्षिण एशिया में वर्चस्व की लड़ाई, एशिया में वर्चस्व की लड़ाई के लिए चीन और भारत है, दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान है, सार्क के बीच। तो यदि बेसिक किसी भी राज्य के कूटनीतिक विफलता जो होती है, डिप्लोमेटिक फेलियर जो होता है, वो सबसे बड़ा कारण बनता है जिसके कारण पड़ोसी राज्य बेवफा हो जाता है। और यदि पड़ोसी राज्य बेवफा हो गया तो आपकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाएगा। गैर राज्य कारक देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी आपकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। भारत के अंदर सिमी जैसे संगठन जिनको प्रतिबंधित किया गया है, या सीपीआई माओइस्ट जैसे संगठन जिनको प्रतिबंधित किया गया है, ये देश के अंदर गैर राज्य कारक हैं जो सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। जबकि देश के बाहर कश्मीर के टेरर आउटफिट्स हैं, इस्लामिक स्टेट है, ये सारी संस्थाएं जो हैं वो हमारी सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। और मामला सामरिक सुरक्षा का नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जो हमारे बाजारों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, हमारी आर्थिक सुरक्षा को भी चुनौती दी जा रही है।
तो ये सारी संस्थाएं जो देश के अंदर या बाहर से काम कर रही हैं, वो सुरक्षा चुनौतियां दे रही हैं। राज्य कारकों की सुरक्षा चुनौतियों को से जुड़ने का कारण है उनके साथ हमारे वैदेशिक संबंधों का प्रभावी ना होना, या कूटनीतिक संबंधों का प्रभावी ना होना, या शत्रुतापूर्ण आग्रह होना। और गैर राज्य कारकों का कारण हो सकता है उनमें आंतरिक विरोध हो, असंतोष की भावना हो, सापेक्षिक वंचना की भावना हो, राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र में हो रहे स्थापित सत्ता के प्रति उनके मन में विद्वेष हो। जैसे बहुत सारे एनजीओस पर आरोप है कि वो सरकार को बदनाम करने के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के मामले में गलत तरीके से काम करते हैं। एमनेस्टी पर भी आरोप लगते हैं, एनजीओस पर आरोप लगता है कि वो टेरर फंडिंग को हमारे यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। तो सरकार के प्रति उनका विद्वेष भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, ये सारे, या फिर वो राज्य कारक जो हमसे सीधे तरीके से जुड़ना नहीं चाहता है, वो दूसरे तरीके से, मतलब आप सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकते तो छद्म वॉर या सूडो वॉर के माध्यम से, वो आतंकी संगठनों के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से ये एक प्रयास करता है कि आपके देश की सुरक्षा को चुनौतियां दी जाएं। और ये सुरक्षा चुनौतियां किन रूपों में होंगी? वो सीमा पार आतंकवाद के रूप में होंगी, वो फॉरेन इंड्यूस्ड करेंसी नोट्स, नकली नोटों के प्रसार के रूप में होंगी, वो आपके देश के अंदर के असंतोष को उभारने के रूप में होंगी, आपके देश के अंदर क्षेत्रवाद, जातिवाद, नक्सलवाद इत्यादि को फैलाने के रूप में होंगी, वो आपके देश पर विभिन्न प्रकार के आतंकी हमलों के रूप में होंगी। तो यहाँ राज्य और गैर राज्य कारक आपस में गठजोड़ करके, शत्रुतापूर्ण आग्रह रखकर किसी देश की सुरक्षा को चुनौती दे सकते हैं। वो विभिन्न प्रकार की तस्करी को बढ़ावा दे सकते हैं, वो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के जितने भी रूप हम सोच सकते हैं, उन सभी रूपों में सुरक्षा चुनौतियां राज्य और गैर राज्य कारकों के द्वारा हमको प्रदान की जाती हैं। यहां समझने की बात यह है कि वर्तमान परिदृश्य में यदि हम समाधान के तौर पर जाएं, या आपसे यह कहें कि राज्य गैर राज्य कारकों की भूमिका क्या सदैव एक जैसी रही है या वो बदलती रही है, एक टॉपिक ये भी बन सकता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा संबंधी मामलों पर राज्य और गैर राज्य कारकों की भूमिका समय के साथ बदलती रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक के दौर में राज्य कारक प्रत्यक्ष रूप में होते थे और दुनिया के देशों के बीच सीधी सीधी लड़ाई होती थी। वो लड़ाई आर्थिक हितों की हो, सामरिक हितों की हो, साम्राज्यवाद की हो, वर्चस्ववाद की हो, उपनिवेशवाद की हो, लेकिन लड़ाई आमने सामने की होती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सिनेरियो में, हम बाद के परिदृश्य में, हम राज्य कारकों को थोड़ा कम होते और गैर राज्य कारकों को उभरते देखते हैं, और इसके कई कारण हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ नुकसान अब दुनिया के देशों को सीधे लड़ने से रोकता है। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं का उदय अब दुनिया के देशों को सीधे लड़ने से रोकता है। ठीक, दुनिया का दो ध्रुवों में बढ़ जाना और कोल्ड वॉर के अंतर्गत एक दूसरे से सीधे नहीं, छुपकर लड़ाई लड़ना, जिसको कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, छद्म युद्ध कहते हैं, ये उनको सीधे तरीके से जुड़ने से रोकता है। अब दुनिया के देशों का पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण शुरू होता है, अमेरिकी गुट में और रूसी गुट में। वो ये जानते हैं कि सीधे वॉर में दुनिया को सीधे नुकसान होगा, इसलिए वो पर्दे के पीछे से आर्थिक गुट बनाकर, सामरिक गुट बनाकर, नाटो गुट बनाकर, वार्सा गुट बनाकर लड़ने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जन्म लेते हैं, नरसंहार के हथियार। अब दुनिया के दोनों गुट जानते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जिनके माध्यम से दुनिया मिनटों में तबाह हो सकती है। तो अब दुनिया के देश सामने से नहीं लड़ेंगे, पर्दे के पीछे से लड़ेंगे। और पर्दे के पीछे की लड़ाई राज्य कारकों से नहीं, किन कारकों से होगी? गैर राज्य कारकों से होगी। अब इस लड़ाई में वो फंडिंग के द्वारा देशों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे, आर्थिक सहायता जिसको बोलते हैं। अब वो यूनाइटेड नेशन पर अपना प्रभाव बढ़ाकर, जो दो गुट हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि दूसरे अपने शत्रु देश को क्या पहुंचाया जाए? नुकसान पहुंचाया जाए। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी वीटो पावर को मिसयूज करके सुरक्षा चुनौतियों को गंभीर करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट नहीं, किस रूप में? इनडायरेक्ट रूप में। वो अपने द्वारा फंडेड एनजीओस के माध्यम से दुनिया के देशों में हस्तक्षेप करेंगे। और इसके अलावा आप ये देखते हैं कि ये कोल्ड वॉर का ही दौर है, जहां पर कोल्ड शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा और रूस द्वारा अफगानिस्तान, आपके पाकिस्तान में बहुत सारे टेरर आउटफिट्स को भी जन्म दिया जाएगा। तालिबान का उदय हो, अलकायदा का उदय हो, इन सारे उदय के पीछे हम राज्य कारकों की प्रेरक भूमिका देखते हैं, जो गैर राज्य टेरर आउटफिट्स को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। तो एक प्रश्न बनकर पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुरक्षा चुनौतियां राज्य कारकों से कम, गैर राज्य कारकों से ज्यादा दिखती हैं? 1990 के बाद गैर राज्य कारकों में मल्टीनेशनल कंपनीज का पदार्पण हो जाता है। अब हम आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाकर दुनिया की सुरक्षा, देशों की सुरक्षा को चुनौती देते हैं। और 2000 के बाद सुरक्षा चुनौतियों में साइबर सुरक्षा का आयाम जुड़ जाता है। अब आईटी तकनीक में ताकतवर देश, जैसे अमेरिका के पास सारे इंटरनेट सर्वर्स भी हैं, इंटरनेट कंट्रोल भी है, तो एंटोनियो स्नोडन ने खुलासा किया कि अमेरिका द्वारा दुनिया भर के देशों की सुरक्षा जानकारियों को क्या किया जा रहा है? चुराया जा रहा है। विकीलीक्स के खुलासों से पता चला कि किस तरीके से
साइबर सुरक्षा के अंतर्गत दुनिया के देश एक दूसरे, जो साइबर ताकतवर देश हैं, इजराइल है, रूस है, अमेरिका है, वो दुनिया के दूसरे देशों की साइबर सुरक्षा की कमियों का लाभ उठाकर सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। तो आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हो, साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हो और सामरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हो, ये सारी चुनौतियां वर्तमान परिदृश्य में राज्य कारकों से कम गैर राज्य कारकों से ज्यादा मुखर नजर आती हैं। और इसीलिए अब यह समय आ गया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य कारकों को तो हम यूनाइटेड नेशन के मंच के तहत दिशा निर्देशों से या यूनाइटेड नेशन के रेगुलेशन से बांधकर रोकने की कोशिश करें या द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करें, बेहतर संबंध बनाकर। लेकिन गैर राज्य कारकों के प्रति दुनिया के देशों को एकजुट रवैया अपनाना पड़ेगा। आतंकवाद के मामले में हम देखते हैं कि आतंकवादी संगठनों के खिलाफ दुनिया के देशों की राय एक नहीं है। वो अपने देश में हो रही आतंकी घटनाओं के लिए तो संगठनों को जिम्मेदार मानता है, लेकिन दूसरे देशों में जब ये आतंकी संगठन काम करते हैं तो वो कहता है ये तो आजादी की लड़ाई है। तो पाकिस्तान में आतंकी घटना हो तो वो बैड टेरर है, लेकिन कश्मीर में आतंकी घटना हो तो गुड टेरर है। अमेरिका इसी प्रकार फिलिस्तीन के आतंकी संगठन को गलत मानता है, लेकिन इजराइल की आक्रामक कार्रवाई को सही ठहराता है। रूस चेचेनिया में जो हो रहा है उसको गलत मानता है, लेकिन फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसको आजादी की लड़ाई बताता है। चीन जिंगजियांग में जो हो रहा है उसको गलत मानता है, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है उसको सही बताता है। जब तक दुनिया के देशों के आतंकवाद पर, आतंकवादी संगठनों के प्रति दोहरा रवैया रहेगा, तब तक इसके खिलाफ लड़ाई एकजुट नहीं हो सकती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अलग अलग मंचों पर उठाया है। तो ये समाधान का तरीका हो सकता है कि एनजीओ रेगुलेशन को लाया जाए, टेरर आउटफिट्स के खिलाफ एक राय बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के कार्यकलापों की निगरानी की जानी चाहिए और हित समूह दबाव समूहों की गतिविधियों के अंतर्गत भी एक निगरानी तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। तब हम गैर राज्य और राज्य कारकों से सुरक्षा चुनौतियों का निदान कर सकते हैं। तो अब हम इन जनरल राज्य कारक और गैर राज्य कारक कैसे किसी भी देश की सुरक्षा चुनौतियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बारे में परिचित हैं। हमने ये जाना कि राज्य कारकों के काम करने की एक अपनी रणनीति होती है, गैर राज्य कारकों के काम करने की एक अपनी रणनीति होती है। और ये देखा गया है कि राज्य कारक गैर राज्य कारकों की सहायता करने के लिए अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। आई थिंक पिछले साल 2019 के यूपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि कश्मीर में किसी आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी ओजीआईज या ओजीडब्ल्यूज, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, वो किस तरीके से आतंक को आगे बढ़ाकर काम कर रहे हैं। तो यहां ओजीडब्ल्यूज को प्रेरित करने वाला कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हो गया राज्य कारक और ओजीडब्ल्यूज क्या हो गए? गैर राज्य कारक। ओजीडब्ल्यूज या ओवरग्राउंड वर्कर्स का मतलब सीधे सीधे उन संगठनों और उन क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं से है जो आतंकवाद को पोषित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम करते हैं। और उनके काम करने का तरीका वही होगा, विचारधारा को फैलाएंगे, पैसों को इकट्ठा करेंगे। तो इस आंसर में आपको वही लिखना था कि प्रोपोगेंडा, प्रश्रय, विचारधारा का विस्तार, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया, भर्ती का अभियान, लोगों से लिंक, सरकारी मशीनरी तक घुसपैठ, भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रवेश, आतंकी योजनाओं की निगरानी, आतंक की योजनाओं का क्रियान्वयन, इन सबको ओवरग्राउंड वर्कर्स ने किया है। और यदि आप ये रोकना चाहते हैं तो आपके पास तरीका यही है कि आप राज्य गैर राज्य कारकों की लिंकेज को, यानी कनेक्टिविटी को खत्म करने की कोशिश करें। तो राज्य गैर राज्य कारकों को जनरल पर्सपेक्टिव में समझने के बाद हम इंडियन पर्सपेक्टिव में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के संदर्भ में इंडियाज कंसर्न कौन कौन से स्टेट फैक्टर या नॉन स्टेट फैक्टर हैं और वो क्यों और कैसे भारत की सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दे रहे हैं या भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। सो लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई, ठीक, कि भारत से जुड़े स्टेट फैक्टर और नॉन स्टेट फैक्टर्स में हम किनको रख सकते हैं। लेट अस ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया सो दैट विल बी एबल टू डिपिक्ट द थिंग्स इन अ क्लियर मैनर। एक नक्शा बनाकर कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखिए, भारत के यहां पाकिस्तान, यहां चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बर्मा, बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान उस जगह पर है। लेकिन यहां पर यदि हम आगे जाएं तो ये हमारे राम भगवान के सेतु से जुड़ता हुआ जाफना, ये हो गया आपका श्रीलंका। और यहां पर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ जब आगे जाएं, यहां से आ जाता है सुमात्रा,
यानी सुमात्रा मतलब हो गया इंडोनेशिया। और यदि हम यहां पर आगे जाएं तो लक्षद्वीप के नीचे यहां पर आपको कहीं दिखेगा, या थोड़ा और नीचे ले लें आप यहां, ठीक है, ये हो गया आपका मालदीव। मेरा यह मानना है कि यदि हम भारत की सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े स्टेट फैक्टर्स की बात करें तो ये भारत के पड़ोसी देश जो लैंड बाउंड्रीज से जुड़े हैं, और ये भारत के पड़ोसी देश जो उसकी किसी कौन सी बाउंड्री से जुड़े हैं, वाटर बाउंड्री से जुड़े हैं, हम इन सारे देशों को कौन से फैक्टर्स के तौर पर, स्टेट फैक्टर्स के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये सारे राज्य कारक, क्या ये सारे राज्य कारक समान सुरक्षा चुनौतियों को पैदा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियों पैदा करने वाले लेवल 1 के लेवल पर हैं, लेवल 1 पाकिस्तान और चाइना। लेवल 2 के लेवल पर जो चुनौती पैदा करते हैं वो है बांग्लादेश, बर्मा, यही कहा जा सकता है लेवल 2 के लेवल पर, ठीक है। और लेवल 3 के लेवल पर यदि हम देखें तो ये जो नेपाल, भूटान जो हमारे मित्र हैं, और उसके अलावा 3 ओशनिक बाउंड्री वाले देश जिसमें हम इंडोनेशिया, श्रीलंका और अभी मालदीव को ये कहा जा रहा है कि वो वहां पर भी आईएस के आउटलेट बनकर भारत की सुरक्षा की चुनौतियां पैदा हो रही हैं, यानी इनको रखा जा सकता है लेवल 3 पर। तो यदि आपसे पूछे कि भारत की सुरक्षा चुनौती प्रदान करने वाले राज्य कारक कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि भारत की सुरक्षा को चुनौती कर देने वाले राज्य कारकों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, ठीक। सघन चुनौती से जुड़े कारक, मध्यम चुनौती से जुड़े कारक और निम्न चुनौती से जुड़े कारक। सघन में आपके आ जाएंगे पाकिस्तान, चाइना, मीडियम में आ जाएंगे आपके बांग्लादेश और बर्मा, और जनरल में आ जाएंगे आपके नेपाल, भूटान, क्योंकि चुनौती तो कहीं से भी पैदा हो सकती है, और उसके अलावा लैंड सी बाउंड्री से जुड़े देश श्रीलंका, मालदीव, और उसके अलावा हम किसको ले रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इंडियन ओशन में मॉरिशस जो है अरब अरेबियन सी में, वो भी सी सिक्योरिटी के हिसाब से या मरीन पायरेसी की दृष्टि से जुड़ सकता है, लेकिन हम इन 3 को ले रहे हैं। अब आपको यहां यह समझने की कोशिश करनी है कि आप इंडिविजुअल केस स्टडी के द्वारा यदि हर देश से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को बताएंगे तो यहां पर राज्य कारकों से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां कौन सी हैं और क्यों हैं, कौन सी हैं, यह है इंटरनल सिक्योरिटी के आयाम जो मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया है। कौन सी है तो वाद है, कौन सी है तो तस्करी है, ठीक है, कौन सी है तो माफिया से गठजोड़ है, कौन सी है तो आर्थिक चुनौतियां हैं, कौन सी हैं तो साइबर चुनौतियां हैं। यानी किसी भी देश से जुड़ी चुनौतियां यदि आपसे पूछी जाएं तो 5 हिस्सों में बांट दीजिए। वहां से आतंकवाद आ रहा है, अलगाववाद आ रहा है, संप्रदायवाद आ रहा है, ठीक है, 2-4 चुनौतियां हो जाएंगी। दूसरा, वहां से अलग अलग प्रकार की तस्करी हो रही है। तीसरा, वहां से संगठित अपराध से एक्सेस हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह ये हो रही है। चौथा, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फॉरेन इंड्यूस करेंसी नोट, नकली नोटों का प्रसार हो रहा है। पांचवा, वहां से विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स उभर रहे हैं। छठवा, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का विकास कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, और वो सारे वेपन हमारी सुरक्षा के लिए क्या बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। तो ये सुरक्षा की चुनौतियां हैं, ठीक। इसके अलावा और आगे लेवल पर लेकर जाएं तो आप एयर मिसाइल डिफेंस से जुड़ी चुनौतियां हो सकती हैं कि अंतरिक्ष के स्तर पर हमारे लिए सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, जहां से अंतरिक्ष से हमारी निगरानी हो, हमारी जासूसी हो, या एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण हो, ड्रोन जैसे उपकरण हो, जासूसी उपग्रह हो। तो ये सब सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। कोई भी देश आए, यदि आपके साथ कटुतापूर्ण संबंध है तो आप बोलिए इन सुरक्षा चुनौतियों को वो क्या देता है, जन्म देता है। इन्हीं में एक चीज और जोड़ दीजिएगा, अवैध अप्रवासी, शरणार्थियों को भेजना हो, अवैध अप्रवासी हो, ठीक है। तो देश के अंदर असंतोष बढ़ाने से लेकर, तस्करी करने से लेकर, अवैध लोगों को भेजने से लेकर, आर्थिक सामरिक सुरक्षा को, तकनीकी सुरक्षा को चुनौती देने से लेकर, जल संहार के हथियारों से लेकर हर तरीके से चुनौती पैदा कर सकता है। तो यहां पर ये इंटरनल सिक्योरिटी है। लेकिन यदि कोई पूछे कि भाई चाइना या पाकिस्तान क्यों चुनौती दे रहा है, तो यहां पर आईआर आ जाएगा, यानी राज्य गैर राज्य कारक। इनफैक्ट गैर राज्य कारक क्या होते हैं, गैर राज्य कारक क्या होते हैं, इसे वैसे भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये राजनीति विज्ञान का टॉपिक है, जहां ये कहा जाता है कि राज्य कारक होते हैं जहां पर क्षेत्रफल हो, भूभाग हो, जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, सरकार हो, और गैर राज्य कारक होते हैं जहां पर इंटर गवर्नमेंटल हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, इथनिक हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये पॉलिटिकल साइंस से निकला टॉपिक है। तो ये कह रहा है कि कोई भी राज्य कारक इसलिए नुकसान पहुंचाएगा यदि हमारे उसके साथ कूटनीतिक संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो याद रखिएगा,
कि राज्य गैर राज्य कारक से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जो पैदा हो रही हैं, उसमें राज्य कारक से सुरक्षा की चुनौतियां विविध आयामों में पैदा होती हैं, जो हमने पढ़ाया है इंट्रोडक्शन में। पहले टॉपिक, पहला चैप्टर जो था कि कौन कौन सी होती हैं और इनके पीछे जो कारण है उन देशों के साथ हमारे संबंध हैं। यानी कभी भी यदि केस स्टडी लेकर चाइना कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, यदि पूछा जाए तो कैसे तो यही होगा, क्यों का जवाब इस बात से होगा कि हमारे उनके साथ संबंध कैसे हैं, कटु हैं, इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है। तो इफ विल गो टू द केस स्टडी लेवल, यहां आईआर का महत्व बनेगा। तो हम यहां पर चाइना पाकिस्तान का केस लेकर देखते हैं कि चाइना भारत की सुरक्षा को क्यों और कैसे चुनौती पहुंचा रहा है। तो बेसिकली हम इंडो चाइना रिलेशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इफ समवन आस्क कि भाई चाइना के द्वारा सुरक्षा चुनौतियां अनेक रूपों में उभर रही हैं, ठीक है, क्यों और कैसे, तो आप कहेंगे कैसे में तो विविध स्वरूप है। इसके अलावा ये तो सामान्य बात हो गई, जनरल, कुछ विशेष रूप में भी वो चुनौतियों को जन्म दे रहा है। अब विशेष मैं बताऊंगा, उसके पहले क्यों देखिए। चाइना के साथ क्यों में पहला कारण है हमारी ऐतिहासिक शत्रुता, जिसके मूल में 1962 की वॉर है, हिस्टोरिकल हॉस्टिलिटी है। दूसरा, हालांकि हम इसमें अब काफी पीछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एशियाई वर्चस्व की लड़ाई तो है। मतलब कुल मिलाकर आपको बताना है कि चाइना के साथ हमारे संबंध क्यों खराब हो रहे हैं। तो चाइना नहीं चाहता कि वो उसके एशियाई वर्चस्व को चुनौती दे, इसलिए चाइना नाराज है। लेवल 3 में जो सबसे बड़ा एंगल आ रहा है वो है अमेरिका। अब चाइना का लक्ष्य एशिया नहीं विश्व की महाशक्ति बनना है, और उसमें सबसे बड़ा बाधा कौन है? अमेरिका है। चाइना को लगता है कि भारत अमेरिका गठजोड़ मूल रूप से चीन के खिलाफ ही खड़ा किया गया, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। सच यही है कि अमेरिका भारत का दोस्त इसलिए बना है क्योंकि उसे एशिया में चाइना के प्रत्युत्तर के लिए कुछ चाहिए था। याद रखिएगा, चाइना एनसर्कलिंग इंडिया पॉलिसी चलाता है, जिसके तहत वो भारत के पड़ोसी देशों को अपने नियंत्रण में लेकर भारत को घेर रहा है। लेकिन भारत अमेरिका की इनसर्कलिंग चाइना पॉलिसी का हिस्सा है। तो अमेरिका एक नीति बना रहा है जिसको कहते हैं चीन को घेरने की नीति। और चीन को घेरने की नीति के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख जो रोल है वो किससे निभाना चाहता है? भारत से निभाना चाहता है। जैसे चाइना चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और एशिया के सुप्रीम बनकर ना उभरे, वैसे अमेरिका चाहता है कि चाइना भारत के साथ उलझा रहे और विश्व का महाशक्ति बनकर ना उभर पाए। तो ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण चीन के साथ हमारी हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है। जो चौथा कारण है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चीन के साथ दुनिया के सबसे बड़े सीमा विवादों में से एक विवाद भारत चीन सीमा विवाद है, जो लगातार ठीक है ना, कई दौरों की वार्ता के बाद भी अभी तक सुलझ नहीं पाई है और सुलझने की संभावना भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि दोनों पक्ष एडमेंट हैं अपनी अपनी बातों पर। हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते और चीन ने बलपूर्वक हमारे क्षेत्रों पर कब्जा भी किया हुआ है, तो फिर कैसे मामला बनेगा। एक और कारण जो चीन द्वारा सुरक्षा चुनौती देने के तौर पर देखा जा सकता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि जिस कारण से चीन की भारत के प्रति नाराजगी बनी रहती है या गुस्सा बना रहता है, वो है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की लड़ाई, और फिर अब कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की लड़ाई। भारत जो समाजवाद का झंडा उठा रहा था 90 के बाद, पर्याप्त पूंजीवादी हो गया अमेरिका के प्रभाव में, और चीन पूंजीवाद समाजवाद की लड़ाई के साथ चीन उन देशों को बेहतर नजर से नहीं देखता जहां पर पूंजीवाद मुखर है। इसके अलावा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जबकि चीन लोकतंत्र का घोर विरोधी है। थिएनमान चौक की घटना सब जानते हैं, और इसलिए लोकतांत्रिक देशों के प्रति चीन की दृष्टि वैसे ही टेढ़ी हो जाती है। ठीक, इसके अलावा अब चीन के साथ शत्रुता में एक नया एंगल जुड़ गया है, वो पाकिस्तान एंगल है। चीन की लेटेस्ट गर्लफ्रेंड है पाकिस्तान, जिसका ब्रेकअप हुआ है अमेरिका के साथ। अब चाइना ने पाकिस्तान में इतना निवेश कर दिया है, वो बेसिकली उसको कॉलोनी बनाना चाहता है। तो चीन अमेरिका जैसे देश, ठीक है ना, ये कहेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाते, कई लोग गर्लफ्रेंड में ऑफेंड हो जाएंगे। मतलब ये लोग चीन अमेरिका जैसे देश जो हैं वो दिल से प्यार नहीं करते, स्वार्थी होते हैं। जब तक यूज होता है तब तक लोगों को यूज करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान इज द न्यू फ्रेंड ऑफ चाइना, बट वेयर दे इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी under their economic corridor and other things, they want to see Pakistan as their economic colony। और ऐसे में भारत पाकिस्तान का विरोधाभास तो सीधे वही एंगल हो जाता है कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी क्या है, दुश्मन है। तो पाकिस्तान एंगल भी चाइना को कहीं ना कहीं क्या बना दे रहा है। ठीक है, अंतिम लड़ाई वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ की है। तमाम विरोधाभासों के बाद भी चीन अंततः एक कट्टर साम्यवादी राष्ट्र है, और भारत में दक्षिणपंथी उभार इस समय बहुत चरम पर है। तो लेफ्ट वर्सेस राइट को भी भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत देखा जाना चाहिए, जहां पर
ऐसा माना जा रहा है कि भारत में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, जिसको अर्बन नक्सल के तौर पर देखा जा रहा है, तो चाइना ठीक साम्यवाद के पतन से या साम्यवाद के भारत में विरोध से या साम्यवाद के को भारत में नकारे जाने से बहुत खुश नहीं है। तो ये भी एक कारण बनकर उभरता है। चीन की तो मजबूरी है भारत का बाजार, वरना चीन हर क्षण भारत से युद्ध के लिए तत्पर है। तो ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि चाइना एक राज्य कारक के रूप में भारत के प्रति अपनी दृष्टि टेढ़ी कर लेता है। तो सामान्य तौर पर चाइना उन सारे वाद, तस्करी, डंपिंग, इन सबको जन्म देता है। विशेष रूप में चाइना द्वारा सुरक्षा को चुनौती कैसे दी जा रही है या दी जा सकती है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चीन के पास कुछ विशेष स्थितियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो दे रहा है चाइना विशेष रूप में, वो काराकोरम पास या काराकोरम दर्रे के माध्यम से रोड निर्माण के द्वारा है। दूसरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के पास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के द्वारा है। तीसरा, ब्रह्मपुत्रा पर डैम्स बनाकर भारत को वाटर टेररिज्म की धमकी चीन द्वारा दी जाती है। जब हमने इंडस वैली की बात की थी कि इंडस ट्रीटी को तोड़ेंगे, तो उसने भी कहा था ब्रह्मपुत्रा हमारे पास है, तो ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाकर वाटर टेररिज्म से जोड़ने की बात की जाती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर चीन द्वारा दावा किया जाता है। काराकोरम दर्रे से भारत की निगरानी की जा रही है। नेक्स्ट, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपा परियोजना है, उसके माध्यम से भारत को सुरक्षा चुनौती देने का चीन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये सीधे डायरेक्ट वो है। पांचवा, इसको स्ट्रिंग पर्ल की नीति या पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की नीति ऐसा कहते हैं ना, तो फिर वही भारत को घेरने की नीति के तहत चीन द्वारा भारत के पड़ोसी देशों के साथ पगार संबंध बनाकर वहां भारी निवेश किया जा रहा है। नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, जैसे भारत ने कलादान सितवे किया तो सितवे में वो चला गया। भारत ने श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध बनाए तो चीन ने वहां पर बंदरगाह विकास के लिए पैसा दे दिया। तो श्रीलंका के रास्ते, बर्मा के रास्ते, नेपाल के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते, इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या क्या कहेंगे, एनसर्कलिंग इंडिया पॉलिसी। भारत को घेरने की नीति के तहत चीन भारत को सुरक्षा चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट, इंडियन ओशन में चीन द्वारा बहुत सारे द्वीपों पर अपना नियंत्रण कर लिया गया है और वहां नौसैनिक अड्डे बना दिए गए हैं। बर्मा का एक आइलैंड है यहां पर, कोको आइलैंड। इस कोको आइलैंड में चीन ने अपना नौसैनिक बेस बनाकर मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जो भारत के हर क्षेत्र को अपनी जद में रखती हैं। तो चीन की ये जो नीति है, ये नीति भी भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। तो इसको आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, इसी से ध्यान आया, भारत चीन के इसके अंतर्गत ऐतिहासिक शत्रुता के पहले तिब्बत को संरक्षण है। यहीं से तो शत्रुता शुरू हुई, वरना तो पंचशील खिंच जाता। दलाई लामा से लेकर तिब्बतियों को जो हम संरक्षण दे रहे हैं, वहां से दिक्कत की बात है। तो आप बताइए कि चीन द्वारा तिब्बत क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, लासा को इंटीग्रेट करने की जो कोशिश की जा रही है, तो चीन की पहुंच अब भारत की सीमाओं तक बहुत निकट बन चुकी है और यह भी भारत की सुरक्षा को चुनौती के तौर पर है। अरुणाचल प्रदेश और ये जो अक्साई चीन वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य अड्डों को या सेना के बेस को बना लेना, ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो दर्रे हैं, पासेस हैं, ट्रेड पासेस हैं, जैसे यहाँ नाथुला पास है या माना, थागला, नीतिला, लिपुलेख, ऐसे 4 पासेस हैं। तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों का फायदा उठाकर, पासेस का फायदा उठाकर, ये दर्रे तो काराकोरम दर्रा है, बाकी पासेस के माध्यम से भी यदि चीन चाहे तो भारत की सुरक्षा को चुनौती दे सकता है। तो यदि आप इतने सारे आयाम को, सारों को इकट्ठा करें, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब दिखा रहा है कि चीन भारत के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां अलग अलग तरीकों से या कारणों से उत्पन्न कर रहा है। यह है चीन द्वारा या राज्य कारक द्वारा भारत की सुरक्षा को चुनौती। ठीक है, चलिए, तो चाइना के बाद हम दूसरे स्टेट पर चलते हैं, और दूसरा स्टेट जो है वो है पाकिस्तान के रूप में राज्य कारक। हालांकि हमने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के अंतर्गत और अन्य मुद्दों पर ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है कि पाकिस्तान कैसे और क्यों भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा करता है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत यदि आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान राज्य द्वारा प्रेरित सुरक्षा चुनौतियां क्यों हैं और कैसे हैं, तो कैसे तो वही आ जाएगा, क्यों है पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और पाकिस्तान के साथ जो बिंदु हमारे साथ जुड़ते हैं, पहला, विभाजन की त्रासदी। दोनों देश भूल नहीं पाए हैं कि उनका विभाजन किन मुद्दों पर हुआ, और उस विभाजन के दौरान जो त्रासदी हुई, घटनाएं हुई, वो बहुत पीड़ा का विषय है। तो हमारे संबंध खराब क्यों हैं, हम ये बोल रहे हैं। दूसरे लेवल पर युद्धों का इतिहास, हम 2 औपचारिक 65 और 71 और एक अनौपचारिक कारगिल वॉर लड़ चुके हैं। तीसरी बात, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद, इसको नकारा नहीं जा सकता। यही भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा चुनौतियों का या संबंधों की कटुता का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, चौथा, पीओके टेरर कैंप्स। पांचवा, विभिन्न टेरर आउटफिट्स को पाकिस्तान द्वारा प्रश्रय, यानी पाकिस्तान विभिन्न आतंकी संगठनों को समय समय पर क्या करता है, सहायता देता रहता है। इसलिए
भारत में पाकिस्तान के रास्ते सुरक्षा चुनौतियां पैदा होती हैं। तो ये भी एक कारण है भारत पाकिस्तान संबंधों के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट, LOC से जुड़ी घटना। लेकिन इन सब से परे जो सबसे बड़ा कारण है भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का, उस पर हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की थी, वो है कश्मीर। इनफैक्ट ये कहा जाता है यदि कश्मीर सुलझ जाए तो भारत पाकिस्तान से जुड़े सारे विवाद अपने आप सुलझ जाएंगे, चाहे वो सरक्रीक से जुड़े हों, चाहे वो सीमा पार तस्करी से जुड़े हों, चाहे वो आतंकवाद से जुड़े हों, अलगाववाद से जुड़े हों। तो भारत पाकिस्तान के बीच सुरक्षा, यानी पाकिस्तान एक राज्य कारक के रूप में इसलिए भारत से नाराज है क्योंकि एक कश्मीर का विलय वो नहीं कर पाया, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान की पीड़ा ये पाकिस्तान के गले से कभी नहीं उतरती। यानी कश्मीर को, पाकिस्तान को क्या लगता है कि तुमने हमारे गले की नस दबाई हुई है और हमारा एक हाथ काटकर हमसे अलग कर दिया है। अब ऐसा देश, जैसे पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, तो ऐसी स्थिति में जब हम आपके कारण एक हाथ खो चुके हैं और सांस नहीं ले पाते हैं, हम अपनी तरफ से जितना रिटेलिएट कर सकते हैं करेंगे और आपकी सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। तो यही पाकिस्तान के कारणों के अंतर्गत बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक राज्य कारक के रूप में क्यों चुनौती देता है। कैसे चुनौती देता है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। तो कैसे चुनौती देता में आप स्वरूप पर बात करेंगे, जिसमें वाद, तस्करी, नकली नोटों का प्रसार, साइबर टेरर, हैकिंग, वो सब बता दीजिए। और स्वरूप के साथ आप घटनाओं का भी उल्लेख कर सकते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं का। बड़ी घटनाओं के अंतर्गत आप लेटेस्ट उदाहरणों में ये बताइए कि बंबई हमले, जो बंबई के जो विस्फोट थे 1993 के, उनमें पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान द्वारा दाऊद को क्या दिया गया, प्रश्रय दिया गया। 2001 के संसद के हमले में पाकिस्तान का हाथ था, 2008 के ताज मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ था, 2016 के उरी हमले में, और फिर पठानकोट हमले में, और उसके बाद हाल ही में हुए पुलवामा हमले में। तो आप उन घटनाओं का उल्लेख कर दीजिए और ये बताइए कि इन माध्यमों से पाकिस्तान भारत की सुरक्षा को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है, या अलग अलग मंचों पर भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान द्वारा चुनौती देने के अंतर्गत घटनाएं, स्वरूप, इनका उदाहरण दे सकते हैं। और तीसरे लेवल पर बोलिए कि पाकिस्तान जब राज्य कारक के तौर पर विफल रहा तो उसने छद्म युद्ध की नीति अपनाई, और इस छद्म युद्ध को लड़ने के लिए उसने गैर राज्य कारकों को आगे कर दिया। जब पाकिस्तान 2 युद्धों में भारत से हार गया तो उसे समझ में आ गया कि वो राज्य कारक के तौर पर भारत की सुरक्षा को सीधे चुनौती नहीं दे सकता, तो उसने सूडो वॉर यानी छद्म युद्ध की नीति अपनाई। और इसी नीति के तहत अब वो, ठीक है, किनके माध्यम से, आतंकी संगठनों के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स के माध्यम से, या फिर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, यानी गैर राज्य कारकों के माध्यम से हमारी सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करता है, या हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब राज्य कारक गैर राज्य कारक की मदद कैसे करता है, वही पैसा देकर, प्रश्रय देकर, प्रशिक्षण देकर, प्रोपोगेंडा देकर, ठीक, ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से राज्य कारक गैर राज्य कारक की मदद